हाँ ललिता जी नमस्कार। कैसी हैं? हेलो। मृत्युंजय पाठक जी कैसे हैं आप? क्या? मोहम्मद जुनैद जी नमस्कार। अनिल शर्मा जी नमस्कार। मैं अच्छा हूँ पाठक जी, अच्छा हूँ। मनोज जी कैसे हैं आप? प्रमोद जी कैसे हैं? ऐसे ही अचानक एक आज अक्सर बता के आता हूँ लेकिन इधर मैं 2-3 बार से बिना बताए ही। नमस्कार विनोद जी। हाँ परवेज जी कैसे हैं? इधर 2 बार से ऐसा हो रहा है कि बिना बताए ही अचानक आ जा रहा हूँ, और आज भी ऐसे ही कुछ मन में आ गया कि बोलना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। भाभी प्रणाम, आप कैसी हैं? विजय चौहान जी कैसे हैं आप? बस अभी शुरू करता हूँ। कुछ दिमाग में आज आ गया अचानक, और मुझे लगा कि कोई मुद्दा ऐसा, हाँ रीटा जी, कोई मुद्दा ऐसा आ जाए जो विचारणीय हो, जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। मैं ठीक हूँ पाठक जी, बिल्कुल ठीक हूँ, देख ही रहे। आगरा को सुनकर के आप लोग आतंकित होंगे। हाँ राजीव सिंह जी कैसे हैं आप? लोग आगरा का नाम सुनते हैं, तमाम साथी फ़ोन करते हैं। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता का फ़ोन आया था, कैसे हैं वहाँ? तो बड़ी बुरी हालत है। हमको हमको हमने कहा हमको तो कहीं बुरी हालत नहीं दिख रही है, अखबारों और टीवी में बुरी हालत है केवल, हमको बुरी हालत कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अमूमन 90 लाख 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं, उसके मुकाबले में अगर देखें तो मौतें। हाँ शमीम कैसे हैं आप? दिलीप जी कैसे हैं? जी द्वारिका जी नमस्कार। तो 90 लाख से के आसपास करीब, या उससे कुछ ज़्यादा लोग हर साल उनके में निधन होता है। नमस्ते शमीम जी, कैसे हैं सब लोग, सब परिवार, सारे लोग, साथी दोस्त? सुप्रिया जी कैसी हैं आप? नमस्कार। ज्योति जी आप भी दिखाई पड़ी। सुनिएगा, आप बोर हो रही थी, आपका मैसेज था कि बहुत बोर हो रही हैं लॉकडाउन में, तो यही सुनिए। मैं तो सुन लिया करिए जब बोलता हूँ तो, और ना सुन पाए तो बाद में खोल के सुन लिया करिए, पोस्ट रहता है। कुछ अलग सा ही मिलेगा देख सुनने को मुझसे, कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी अलग तरह की। आज भी कुछ बोलने जा रहा हूँ, शायद कुछ अलग ही लगेगा। एक बहस है ये, बहस छेड़ते रहना चाहिए समाज में। लोकतंत्र जिंदा तभी रहेगा, समाज तभी जिंदा रहेगा, और देश तभी जिंदा रहेगा जब बहस होती रहेगी। मैं अच्छा हूँ शाहिद जी, बहुत अच्छा हूँ। सुप्रिया जी बहुत अच्छा हूँ मैं। तो मैं कह रहा था कि बहस जिंदा रहना चाहिए, सवाल जिंदे रहने चाहिए। जब आप सवाल उठाते हैं, जवाब मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर दोबारा सवाल पूछते हैं, आपस में जवाब देते हैं। हाँ आलोक जी कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ मनीषा कैसे हो? नहीं टीवी पर मत जाओ, टीवी पर अगर आप लोग जाओगे अब तक तो देश बर्बाद हो गया होगा। जो टीवी दिखाते हैं उसके हिसाब से देश ख़त्म हो गया, चीन ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, और कोरोना से पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, चीन पता नहीं किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा, और क्या क्या टीवी दिखा चुका हूँ मैं, तो देखता नहीं। अब मेरे घर पहले NDTV नहीं आता था, अब आने लगा है, तो अब वो उसका एक समाचार खाली मैं देखता हूँ, और या News 24 में चौधरी साहब की जो डिबेट आती वो देखता हूँ। बस बाकी देखना बंद कर दिया, टीवी ही नहीं खोलता मैं। यहाँ सिनेमा देख लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि सिनेमा हॉल में अपनी पत्नी के निधन के बाद मैं नहीं जाता, तो तब से गया। तो अब अपने घर में ही जब मौका लगता है तो पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ, कि हंसी का प्रोग्राम आता है वो देखता हूँ, गाने का प्रोग्राम बच्चों का आता है तो वो देखता हूँ, अन्यथा टीवी नहीं देखता। आप लोगों को भी गुजारिश है मेरी कि टीवी चैनल मत देखा करिए, और ख़ासतौर समाचार और डिबेट बिल्कुल मत देखिए। मैं भी अगर लिखूँ कि मैं डिबेट में हूँ तो मत देखा करिए उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। जी मनोज जी। अच्छा चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज एक नया विषय दिमाग में आया है,
बात कुछ और करना चाहता था। आज मैं कविता सुनाना चाहता था। सोचा कि रात को 9 बजे के आसपास अपनी कवि दिनकर जी मेरे प्रिय कवि हैं बहुत, और मेरा उनसे संपर्क रहा है, मैं उनसे मिला हूँ। आप लोगों के लिए तो खैर वो किताब में पढ़ने वाले कवि हैं, लेकिन सुप्रिया जी जॉब चला गया, बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, इसके बारे में एक अलग से प्रोग्राम करूंगा और आपको मैं जवाब भी दूंगा इस बात पर कि क्या किया जाए। हम लोग भी चिंतित हैं और तमाम चिंताओं पर जो मैंने बात की, सुप्रिया जी अगर आप नहीं सुन पाई हो तो मेरे फेसबुक पर पिछला कार्यक्रम पड़ा होगा, पिछले से पिछला, उसमें मैंने विस्तार से उन समस्याओं पर जिक्र किया है जो समस्याएं आने वाली हैं। ये सरकार तो पहले समस्या पैदा करती है, फिर उसके बारे में सिर्फ बातें करती है, जुमले फेंकती है, सपने दिखाती है और फिर चुप हो जाती है। लेकिन हम लोग थोड़ा आगे सोचते हैं कि 10 साल, 1 साल, 2 साल बाद क्या सामने आने वाला है। तो मैंने जो पिछली बार जो अपना किया था और उसके पहले जो लिखता रहा हूँ मैं, अनिश जी स्वागत है आपका, तो उसमें मैं लिखता रहा हूँ कि क्या समस्याएं आने वाली हैं और उस पर समाज को और देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को मिलकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। एक पार्टी ऐसी भी है देश में जो लगातार पहले दिन से सुझाव दे रही है। लॉकडाउन से पहले उसने सुझाव देना शुरू कर दिया था और अभी भी वो आलोचना नहीं करती, सुझाव लेकर के आती है कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पार्टी का, लेकिन वो सुझाव देते हैं लगातार। पर अहंकारी आदमी क्या होता है कि वो सुझाव मानता नहीं है। उसको लगता है कि अगर मान लिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये क्रेडिट तो उनको मिल जाएगा। तो जब देश क्रेडिट और डिस्क्रेडिट पर चलने लग जाए तो उस देश का भगवान ही मालिक है। इसलिए इस पर भी बात करेंगे कि हमारे जैसे साधारण आदमी क्या बता सकते हैं जो आपकी समस्या है, और कोई रास्ता भी तय करेंगे, निकालेंगे। और देश बड़े गंभीर संकट से जूझ रहा है। कल आप लोगों ने देखा होगा, अभी अपना विषय शुरू करने से पहले बात कर लूँ, कल आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक महामानव प्रकट हुए। उन्होंने कल गुजरात में एक फैसला आया हाई कोर्ट का। उस फैसले में गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जो वहाँ नंबर 2 मंत्री भी हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, ये कह करके कि घोटाला है। दूसरे के काफ़ी वोट रद्द कर देना और अपने को 300 वोट से जीता घोषित कर देना, ये मुद्दा था। और ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि और भी 20-25 लोगों के मुकदमे अभी चल रहे हैं। और गुजरात में बड़े छोटे मार्जिन से पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। सिर्फ 3 शहरों में अज्ञात तरीके से अचानक वो जीत गई और उन 3 शहरों की सीटों के बूते पर उसने बहुमत बना लिया, अपनी सरकार बना ली। तो ऐसा बहुत सारा सवाल है और देश के चुनाव का भी सवाल है पूरे, और प्रदेश का भी चुनाव का सवाल है। और जैसे यूपी का चुनाव था तो आज उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, वो हमको मिले चुनाव से पहले, रिजल्ट के पहले। चुनाव हो चुका था, रिजल्ट नहीं आया था। वो मिनिस्टर है इस वक्त, जनाधार वाली ज़मीन वाले नेता हैं। और उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सीट मिल जाएगी। बोले भाई साहब, अगर हवा ठीक चल गई तो 160 के करीब सीट हम जीत जाएंगे और 40-40 से 50-60 जो भी बसपा को मिल जाएगी उसको मिलेगी और उसको मिला के हम सरकार बना लेंगे। कुछ इसी तरह की बात सपा के लोग भी करते थे। खैर, भारतीय जनता पार्टी के खुद एक वरिष्ठ नेता जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो जमीन के नेता हैं, उन्होंने रिजल्ट निकलने के पहले मुझसे ये कहा था। और सीट कितनी आई? 350। और रिजल्ट निकलने के पहले 350 सीटों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया कि ये सीटें भाजपा जीत रही है। वो कैसे आ गया? तो बहुत गंभीर सवाल है जिन पर अलग से मुद्दों पर बात होगी। अभी विषय भटक जाएगा, ये जब बाद का वक्त आएगा राजनीति का तब इस पर करेंगे बात। आज मेरे दिमाग में कुछ और बात आई थी। क्या मैं शुरू करूं? अगर आप लोग इजाज़त हो तो। थोड़े साथी हैं, बाकी लोग सुनते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आज दिमाग में एक बात आई। हमारे परिवार भी एक जमींदार परिवार था। अभी भी खेतियां हैं, खेती है छोटी मोटी। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जो खेती से जुड़े होंगे या जिनकी छोटी मोटी जमींदारी रही होगी, किसी राजघराने के रिश्तेदार रहे होंगे। हमारी एक दोस्त हैं कुमुद सिंह, वो तो बिहार के बहुत बड़े राजघराने की हैं। फेसबुक पर उनको पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत बहादुरी का लिखती हैं, बड़ी अच्छी कलमकार हैं, खुद साहित्यकार हैं। मैं आज ये सोच रहा था कि हम लोगों की जमींदारी ख़त्म हो गई और
एक कानून बना कि एक आदमी कितनी जमीन से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता। संभवतः 8 एकड़ है कि उससे अधिक जमीन किसी एक के पास नहीं हो सकती। और जमींदारी एवोल्यूशन हो गया। अगर मुझे ठीक ठाक आंकड़ा मालूम हो तो संभवतः 62 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में जमींदारों से छीनी गई। मतलब हुआ करीब 1,95,00,000 से 1 करोड़ के आसपास बीघा जमीन पूरे देश में जमींदारों से मिली और वो जोतदारों को बांटी गई या गरीबों को बांटी गई, जिन पर जमीन नहीं थी उनको बांटी गई। 1 करोड़ बीघे के आसपास होगी, 90-95 लाख बीघा रही होगी, जो हिसाब बनता हो। 62 लाख एकड़ जमीन कुल मिली पूरे देश में। जो चालाक लोग थे जमींदारों में, उन्होंने अपनी ज़मीनें बचा भी ली। वही लोग आज ऐसे हैं जिन पर ज़मीनों की बड़ी जोत है, जिन पर बड़ी ज़मीनें हैं। जो गांव से आपसे जुड़े लोग हैं वो जानते होंगे। अन्यथा ज़्यादातर लोगों की ज़मीनें छिन गई, उस दायरे में आकर के ज़मीनों की जोत छोटी हो गई, कम खेत रह गए। और कुल मिलाकर के संभवतः 60 लाख के आसपास ही शायद, या मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने लोगों को ज़मीनें वो बटी। अगर वो 60-62 लाख लोगों को भी बटी हो तो एक एक एकड़ खेत बट गया होगा उतने लोगों को। बीघे में बटा हो तो 90 लाख लोगों को बट गया होगा। उसके बाद फिर राजाओं का नंबर आता है। कुल 562 राजा और नवाब थे देश में, जिनसे शुरू में यह हुआ कि संधि कराई कि 3 राज्य ऐसे थे जो जबरन आए, जूनागढ़, हैदराबाद, और फिर मजबूरी में जब हमला कर दिया पाकिस्तान की सेनाओं ने तो फिर कश्मीर, जो स्वयं को अलग रखना चाहता था, सिक्किम और भूटान की तरह एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहता था। लेकिन उस पर जो हमला हो गया तो उसने मदद मांगी और नेहरू जी ने शर्त रख दी कि आपको विलय करना पड़ेगा देश में। और शुरुआत में ये रहा कि वहाँ प्रधानमंत्री होता था और वहीं का जो राजा था वही राज्यपाल होता था, या राष्ट्रपति, जो भी नाम दिया गया हो उसको। तो जब विलय हुआ राजाओं का तो राजाओं को ये किया गया कि ठीक है, हम आपको कुछ सुविधाएं दे देते हैं, कुछ शर्तें थे। उनको राजा का एक दर्जा दिया गया। शुरुआत में हुआ कि उनके खजाने और उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी 47 में। 49 में यह हुआ कि वो सारे खजाने जाने सब राष्ट्र की संपत्ति होंगे। लेकिन उन्होंने चूंकि वो सब कुछ ही अपना छोड़ा है तो बदले में उनके साइज़ के हिसाब से, उनकी आमदनी के हिसाब से, उनके राज के हिसाब से उनको प्रीवी पर्स मिलेगा, एक सम्मान भत्ता मिलेगा जिससे गुजारा भत्ता। वो सबसे अधिक 22 लाख था और सबसे कम 5,000 रुपये था 562 रियासतों में, जिसमें 100 के आसपास लोग ऐसे थे जो 1 लाख से ऊपर भत्ता मिलता था वो। और कुछ सुविधाएं थी, अपने को राजा लिख सकते थे और क्या क्या था, इस तरह की चीज़ें थीं। इंदिरा गांधी ने जब तमाम बड़े बड़े कदम उठाए और बहुत सारे बड़े क्रांतिकारी फैसले किए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर तमाम, तो उन्होंने प्रीवी पर्स भी ख़त्म कर दिया। पहले तो ये हुआ कि 47 में तो ये हुआ कि राजा लोगों की अपनी जो संपत्ति होगी, जो उनके पास कोष होगा, जो उनका हीरे जवाहरात दौलत जो भी होगी वो उनकी होगी। लेकिन 49 आते आते वो सारी चीज़ों को राजकीय करा दिया गया कि वो अब सिर्फ राजा रहेंगे नाम के लिए और ये सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। उसके बदले में फिर उनको प्रीवी पर्स दिया गया। प्रीवी पर्स में एक नियम और भी बना कि जब एक कोई राजा मर गया तो उसके मरने के बाद जब उसका बेटा राजा घोषित किया गया यार, तो उसका प्रीवी पर्स आमतौर पर घटा के आधा कर दिया गया। तो ये होता चला जाता था और काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ, पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 71 में इंदिरा गांधी ने 69 में वो लाई थी वो कानून, लेकिन राज्यसभा में रह गया था। 71 में उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। राजाओं कहा कि आम आदमी सब एक बराबर है, आप भी सब बराबर हैं, और अच्छा था, ये अच्छी बात थी। दोनों बातें अच्छी हुई, जमींदारी का खत्म होना और राजघराने का अलग से कोई उसको नाम दे के उसको खत्म करना, कोई बुराई नहीं है, इससे कोई एतराज़ नहीं है कि भारत का हर नागरिक एक बराबर होना चाहिए, सबको समान अवसर होना चाहिए और राज्य से सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी चीज़ मिले तो सबको समान मिलनी चाहिए, यहाँ तक हमारा कोई एतराज़ नहीं है। सवाल फिर यहाँ से मेरे दिमाग में आता है, लोहिया जी ने, जो मेरे नेता थे,
वो कहते थे 10 से कम न 100 से ज़्यादा, संसोपा का यही इरादा कि एक आदमी की आमदनी अगर 10 रुपये है तो दूसरे आदमी की आमदनी 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आमदनी छोटे और बड़े की आमदनी में 1 और 10 गुना से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर लोहिया कहते थे। समाजवाद भी ये कहता है, साम्यवाद भी ये कहता है कि नीचे वाले को थोड़ा उठाते जाओ, ऊपर वाले को रोक दो, उसको थोड़ा धीमे चलो। पड़ी लाइन और खड़ी लाइन, पेन को सीधा कर लीजिए। हमारी जो व्यवस्था है ये सीधी वाली लाइन है, खड़ी लाइन। एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पैर में छाले हैं, खाना नहीं है, वो भीख मांग रहा है, वो कूड़े में से बीन करके खाना खा रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। कल देखा था मैंने कहीं का एक चित्र जिसमें वो जमीन पर पड़े हुए पत्ते बीन बीन करके खा रहा था, सूखे। फिर कोई पत्रकार थी जो उन्होंने कहा कि मैं खाना लेके आ रही हूँ, तुम ये मत खाओ। फिर उन्होंने आके खाना दिया, और कोई कहाँ तक खाना देगा। पड़ी लाइन और खड़ी लाइन ध्यान रखिएगा। तो मेरे दिमाग में बात ये आती है, 2-3 बातें दिमाग में थी, मैंने कहा आप लोगों की चर्चा में छोड़ दूं, फिर सब लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कि अगर ये नियम है कि जमीन एक आदमी के पास 8 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या संपत्ति पर भी ये नियम नहीं लागू होना चाहिए? 8 एकड़ जमीन जिसको रही, 10 बीघा जमीन जिसके पास रही, उसके अगर 4 बच्चे हो गए तो 2.5 बीघा हो गई। अगर 2 बच्चे हुए तो 5-5 बीघा हो गई। फिर 2 के 2 हुए 2.5 बीघा हो गई। फिर उनके 2 हुए 1.25 बीघा हो गई। फिर उनके 2 हुए तो 1 बीघे से कम रह गई, और उस जोत का कोई मतलब नहीं रह गया, उसमें खाना नहीं खा सकते। और वही लोग पलायन करके आज शहरों में मजदूर बन करके गए हुए हैं, क्योंकि उनकी खेती उनको पालने लायक नहीं रह गई। तो मेरे दिमाग में सवाल ये आता है कि आपने 562 राजा तो खत्म कर दिए, लेकिन हजारों तो नए राजा बना दिए। ये IAS, IPS, IAS, दरोगा, इंस्पेक्टर, SDM से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या मुझे लगता है लाखों में है। या क्या किसी राजा से कम है? या किसी राजा से कम शोषक हैं ये, उससे कम शोषण करते हैं? या राजा से कम शाही अंदाज में रहते हैं? IAS, IPS, मंत्री, MLA, MP, बड़े नेता, सबको कह रहा हूं, पूंजीपति, इनकी संख्या तो लाखों में हो गई। आपने 562 खत्म किया और वो रावण के सर की तरफ फैलते फैलते लाखों में पहुंच गए। आपने जमींदारी खत्म की, कितनी कितनी, किसी के 30 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा रही होगी, किसी के 500 बीघा भी रही होगी। थोड़ी बड़ी खेती थी तो उसमें 200 मजदूर काम करते थे, वो सब भी पलते थे। और हमारे घर का तो मुझे अपने गांव का ध्यान है कि जो मजदूर हमारे खेत में काम करते थे उनको आधा बीघा 1 बीघा खेत दे दिया जाता था कि ये तुम जो बोओगे तुम्हारा रहेगा, खेत हमारा, पानी हमारा, बीज हमारा, पैदाइश तुम्हारी, बदले में तुम्हारे यहाँ काम करो, उसकी मजदूरी अलग से मिलेगी। और शादी ब्याह में जो दिया जाता था वो अलग से। गांव में कभी कोई भूखा नहीं मरा, उसके बारे में एक कविता लिख चुका हूँ मैं। गांव में चाहे जो जात और धर्म रहे हो, सब एक दूसरे पर आश्रित थे, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और सब एक दूसरे के पूरक थे। कोई किसी के बिना नहीं जीता था और कोई किसी के बिना नहीं मरता था। बड़ा सुख खुशहाल था मेरे बचपन का मेरा गांव। और फिल्मों में जो दिखाया जाता वो गांव मैंने देखा नहीं, कहीं होता होगा वो भी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जमीन पर पाबंदी है कि आप इससे बड़ी जमीन नहीं रख सकते, तो फिर पैसे पर पाबंदी क्यों नहीं? पूंजी पर पाबंदी क्यों नहीं? बिल्डिंगों पर पाबंदी क्यों नहीं? किसी की ऐसी बिल्डिंग क्यों हो जो 127 मंजिल ऊंची हो और पता नहीं 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 कितने करोड़ की बनी हो, किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है? फिर उसको इतना मौका क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक दुकानदार के जब 2 बच्चे होते हैं तो उसकी 2 दुकानें हो जाती हैं, उनके 2 घर बन जाते हैं। लेकिन एक खेतिहर के जब 2 बच्चे होते हैं तो उसका खेत 2 टुकड़े में बट जाता है, उसके घर 2 टुकड़े में बट जाते हैं। लोग कहते हैं दुकानदार मेहनत करता है, तो क्या खेतिहर से ज़्यादा मेहनत करता है किसान से? लोग कहते हैं कि दुकानदार ने 10,000 रुपया लगाया, उसको लगा के पूंजी से उसने प्रॉफिट कमाया। तो खेतिहर की ज़मीन की कीमत भी तय कर लीजिए कि खेतिहर की ज़मीन की कीमत क्या है। देश में कहीं पर भी सस्ती से सस्ती ज़मीन 10-12 लाख रुपए बीघे से कम नहीं है। तो उसके भी तो अगर 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा लगा है
मैं कहता हूँ एक ही बीघा लगाए तो 10-12 लाख रुपया तो उसका भी बीघा लगा हुआ है, और उसमें सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात तो मेहनत करता है, उसमें बीज डालता है, पानी डालता है। व्यापारी के कारोबार का अगर उसका 10,000 रुपये का माल है तो 20,000 रुपये का बीमा कराता है, वो 40,000 का बीमा कराता है, और बीमा कंपनी कर देती है, उस पर लोन ले लेता है बैंक से वो, और लोन बैंक दे देती है। किसान के कितना बीमा होता है, उस पर पाला पड़ जाता है, उस पर आग लग जाती है, उस पर बारिश हो जाती है, उस पर बाढ़ आ जाती है, उस पर कोई रोग लग जाता है, तो किसान के ज़मीन को खेत का तो पैसा नहीं मिलता उतना गुना जो व्यापारी को मिल जाता है। कई व्यापारियों तो हम ऐसे को जानते हैं जिन्होंने अपने व्यापार पर समय समय में खुद आग लगाई है, सारा माल निकाल करके, और लाखों रुपया वसूल कर लिया बाद में बीमा कंपनियों से। तो एक तरफ किसान के ऊपर पाबंदी है कि वो इतनी ही ज़मीन रखेगा, दूसरी तरफ व्यापारी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितनी ज़मीन रखेगा। ये दोहरी नीति देश में क्यों है? और आज के 30 साल 20 साल 40 साल पहले तो पता ही होगा, अंबानी का जो बाप था शायद उसने 10,000 रुपया कर्जा लिया था और अपने गांव में अपना मकान किसी को गिरवी रखा था। मैंने सुना है कि उसने शायद वो गिरवी छोड़ने से इनकार कर दिया कुछ साल पहले तक, तो यही सुना था मैंने कि उनको मकान वापस नहीं कर रहा है। तो 10,000 रुपया लगा करके कोई लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और कोई लाखों करोड़ रुपए का आदमी था वो घटते घटते भिखारी हो गया या मजदूर बन गया, जो शहरों में जाकर के मजदूरी कर रहा है, क्योंकि भीख नहीं मांग सकता वो, या तो डकैत और चोर बन जाएगा, या गुंडा बन जाएगा, या मजदूरी करेगा कहीं, वो भी अपने शहर में मजदूरी नहीं कर सकता। खेत में काम करने वाला आदमी, जमीन वाला आदमी, जमींदार या किसान आदमी अपने गांव, अपने खेत में, अपने गांव शहर में मजदूरी नहीं करेगा बदनामी के डर से, वो चला जाएगा पंजाब बम्बई, वहां चाहे जाकर के भेलपुरी बेच लेता है। यही हो रहा है, यही सच्चाई है। तो क्या जमीनों के लिए जिस तरह नियम बना कि इससे ऊपर जमीन नहीं होगी, क्या वही नियम देश में संपत्ति के लिए नहीं बनना चाहिए? क्या वही नियम देश की पूंजी पर नहीं बनना चाहिए? क्या वही नियम देश के पैसे पर नहीं बनना चाहिए कि जिन लोगों के पास 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ रुपया हो गया है, तय हो जाए कि भाई 50 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं। लोहिया ने कहा था 10 से कम ना 100 से ज़्यादा, 1 और 10 से ज़्यादा का अनुपात ना हो, बहुत हो 20 गुना का अनुपात कर लो आप आमदनी का, उसके ऊपर जो भी आमदनी हो उस आय से ज़्यादा, आय से अधिक संपत्ति पर आप मुकदमा कायम करते हो ना, कि साहब आप तो टीचर हो या आप फला क्लर्क हो, आपकी जो आमदनी बनती है वो तो साल की 3 लाख रुपए बनती है, ये 7 लाख रुपए आपके पास कैसे निकल आए, और उसके ऊपर मुकदमा करके उसको आप जेल भेज देते हो भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आय से अधिक जो संपत्ति है बाकी लोगों के पास है, ये क्यों नहीं इन तमाम गरीब गुरबा में बंट जानी चाहिए? अगर देश के 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति, रुपया, धन दौलत, सोना चांदी हो गई है, तो इसका क्यों नहीं देश में बंटवारा हो जाना चाहिए? सरकार को यह नया नियम क्यों नहीं बनाना चाहिए? और देश के सारी संपत्ति पर, सारे सोर्स पर, क्योंकि इस देश में जो भी कुछ कमाई किसी ने की है वो 2-3 चीज़ों से की है, देश की ज़मीन से, देश के श्रम से यानी मजदूरों के मजदूरी से, देश की ज़मीन से, और देश की ज़मीन में मिलने वाले तमाम पदार्थों से, वो लोहा हो, वो पेड़ हो, वो खनिज पदार्थ हो, वो तांबा हो, पीतल हो, वो कोयला हो, आप किसी व्यापार को उठा के देख लो, वो कपास हो, सारे व्यापारों के मूल में और अंत में उनकी कमाई में देश की जो ज़मीन के अंदर कुछ मौजूद है, देश में जो मौजूद है, उसी से कमाया है। टेक्नोलॉजी जरूर बाहर से आई होगी या डेवलप की गई होगी, लेकिन अधिकतम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कम से कम बाकी चीज़ें तो यहीं से लगी हैं, तो क्यों ना उनका भी बंटवारा, क्यों ना उस पर भी एक सीमा रेखा तय हो? क्या ये सवाल देश में नहीं उठना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, किसान अपनी फसल पैदा करता है, गेहूं मान लीजिए, और 1 बीघा गेहूं में खेत में उसके मान लीजिए 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और उस 20 कुंटल गेहूं की लागत मान लीजिए उसकी 20,000 रुपये आती है, और उस 20,000 रुपये के बदले आप 1,600 या 1,800 रुपये के रेट से उसको 16 दूनी 32,000 रुपये दे देते हैं उस गेहूं की कीमत। तो आखिर किसान के गेहूं की कीमत उसके लागत पर आप जिस रेशियो में दे रहे हैं, क्या उसी रेशियो में फैक्ट्रियों में बने हुए सामान की कीमत नहीं तय होनी चाहिए? अगर फैक्ट्री में ये पानी की बोतल, इसकी कॉस्ट मान लीजिए बनाने में 1 रुपये आई है, और इस पानी को भरने की कीमत मान लीजिए 54 आई है, 1.25 रुपये पड़ा या 1.5 रुपये पड़ा,
तो क्यों न इसकी कीमत भी उसी रेशियो में तय हो जिस रेशियो में किसान के फसल की कीमत तय होती है। या उल्टा कर लीजिए, जिस रेशियो में आप फैक्ट्री में पैदा हुए किसी माल की कीमत तय कर रहे हैं, क्यों न उसी रेशियो में आप किसान की उपज की कीमत भी तय कर रहे हैं, जो 60% किसान इस देश का पेट पालता है। और इस पूरी आपदा में जब सारी फैक्ट्री बंद, कारखाने बंद, कार बंद, कपड़े के कारखाने बंद, सब कुछ बंद, आईटी सेक्टर बंद, सारा कुछ बंद, तो ये देश अगर चल रहा है तो किसान के बूते पर चल रहा है। उससे आपको खाना, राशन, सब्जी और उसके घर से घी, दूध आ जा रहा है। आप उसी पर तो पल रहे हो आज, या किसी और चीज से पल रहे हो? अगर आप उसी से पल रहे हो तो क्यों न फैक्ट्री की कीमत के मुकाबले में ही उसकी उपज की कीमत उसको दी जाए। ये 2-3 तरह के सवाल मेरे दिमाग में थे। मैं ये चाहता था कि इस पर चर्चा हो और इस चर्चा पर चर्चा आगे बढ़े लोग। मेरा कोई बड़ा कद नहीं है, मुझे राजनीति में इतना बड़ा कभी ओहदा नहीं मिला कि मेरी बातें लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए, वरना तो अब तक बहुत सारी बातें थी जो न जाने देश में कितने आप लोग जो पढ़ सुनते रहते हो वो कितनी बड़ी चर्चा का विषय होता। लेकिन जितने लोगों तक बात पहुंच जाए, क्या पता, जब कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी या लोहिया ने जब बोला तो उनको सुनने वाले कोई बहुत लाखों लोग नहीं थे उस समय। कार्ल मार्क्स ने जब किताब लिखी थी तो उनको लाखों करोड़ों लोग नहीं जानते थे, लेकिन किताब बढ़ी और लोगों ने पहचान लिया। हम जैसे लोग तो बड़े साधारण लोग हैं, कुछ है ही नहीं, इन्हीं लोगों को पढ़ पढ़ के कुछ सीखते हैं। तो हम कोई बहस छेड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि 1000, 2000, 4000, 10,000 तक पहुँचे, 10,000 से शायद 10 लाख लोग तक पहुँचा, वैसे पहुँचती नहीं है। क्या अधिकतर लोग सुनते हैं और सुन करके यहीं भूल जाते हैं, वो उस पर शायद चर्चा भी नहीं करना चाहते, अपने घरों में, अपने दोस्तों में, साथियों में, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर शायद चर्चा भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये मेरे बड़े बुनियादी सवाल हैं, ये शोषण क्यों? या तो फैक्ट्री के मूल्य के बराबर किसान की फसल की कीमत उसी रेशियो में, उसकी जो उपज, उसका जो उसमें श्रम लगा है, जो उसकी मजदूरी लगी है, उसके परिवार का टाइम लगा है, जो उसने उसमें खर्च किया है, उसमें उतना पैसा जोड़ के उसको भी दिया जाए, या किसान के मूल्य के मुकाबले में ही फैक्ट्री की कीमत तय हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी जमीन रखने वाले किसान के लिए तय है कि वो इतने बीघे से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता, उस पर सीलिंग है, तो देश के व्यापार की भी सीलिंग होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा व्यापार कोई नहीं रख सकता, इससे अधिक रुपया देश में किसी के पास नहीं हो सकता। आप बहुत करो, 100 करोड़ रुपए कर दो, बहुत बड़ा व्यापार है तो। लेकिन 1.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और 90% पूंजी 10% लोगों के पास चली जाए या 100 घरानों के पास चली जाए, ये कैसे? ये तो गलत है। देश में एक बहस बुद्धिजीवियों को छेड़नी पड़ेगी, ये चर्चा तो चलानी पड़ेगी। हो सकता है किसी परिणाम तक चली जाए, हो सकता है ये सड़क पर जिनके पैरों के छाले आप देख रहे हो, जो पहिया एक तरफ बैल चल रहा और एक तरफ खुद बैल बन करके जो खींचते हुए चले जा रहे हैं अपने परिवार को, या 4 पहिए कहीं से इंतजाम करके एक पटरा रख करके अपनी बीबी और बच्चे को बैठा करके उसको खींचता हुआ एक इंसान चला जा रहा है, या 3 छोटे छोटे बच्चे जो भाई हैं वो अपनी एक छोटी बहन को कंधा बदल बदल के अपने कंधे पर उठा उठा के लेके चले जा रहे हैं, या ये जो सैकड़ों सड़क पर मर रहे हैं, या जो आत्महत्या कर रहे हैं, या जो नाली में से और कूड़े में से बीन बीन करके खा रहे हैं, ये भी इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? इनका भी इस देश की जमीन में, जायदाद में, संपत्ति में कोई हक है या नहीं है? तब अगर आपने जमींदारों की जमीन छीन करके अगर 1 करोड़ बीघा आपने बांट दिया, या 62 लाख करोड़ या 62 लाख एकड़ जमीन आपने बांट दिया, तो आखिर इन पूंजीपतियों का धन भी लोगों में क्यों नहीं बंटना चाहिए? ये व्यापार भी लोगों में क्यों नहीं बंटना चाहिए? एक आदमी के पास लाखों करोड़ का व्यापार क्यों ना हो और एक आदमी भूख से आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो? इस व्यापार का बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए देश में? वो चाहे नेता हो, वो चाहे पूंजीपति हो, वो चाहे अफसर हो, वो चाहे कर्मचारी हो, सबके ऊपर एक सीलिंग होनी चाहिए। और नेता भी देखते हैं भूखे नंगे से होते हैं और अचानक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिल्ली, लखनऊ सब जगह खड़ी हो जाती हैं, 1-2 नहीं, और साइकिल नहीं थी और पता लगा 6 गाड़ी 8 गाड़ी के काफिले में चलने लगते हैं। तो ये उनके ऊपर भी लागू क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने एक बार एक और सवाल उठाया था कि जो बड़े बड़े बंगले जिसमें बड़े बड़े अफसर रहते हैं या मंत्री रहते हैं, ये तो अंग्रेजों के लोगों के बंगले थे, अंग्रेज के कलेक्टर के, जो साहब बहादुर था,
जिसको डराना था पूरे जिले को, उसके एसपी के, यहां तक कि पहले जेल अधीक्षक का भी यहीं हमारे आगरा में तो एक बहुत विशाल बंगला था जो संजय प्लेस अब बन गया है। ये अंग्रेजों के अधिकारियों के बंगले थे, ये स्वतंत्र भारत के अधिकारियों के बंगले ये क्यों हो? मैंने एक बार लिखा था, प्रार्थना की थी, अपनी सरकार को भी लिखा था कि ये सारे बंगले नीलाम करो। यही अधिकारी जब दिल्ली जाते हैं और वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर बड़े पदों तक, तो एक छोटे छोटे 2-2 बेडरूम के फ्लैट होते हैं, बाद में 3 बेडरूम वाला फ्लैट मिल जाता है, ये उसमें रहते हैं जब तक कि बहुत हायर रैंक के कैबिनेट सेक्रेटरी बड़े रैंक के ना हो जाए, तब तक उन छोटे फ्लैट में रहते हैं। वहां पर एक रैंक तक पूल की गाड़ी मिलती है, यानी एक ही एम्बेसडर 2 अधिकारी 3 अधिकारी को लेकर के जाती है और शाम को घर पहुंचाने के बाद घर चला जाता ड्राइवर लेके गाड़ी, दिन भर नहीं रहती उनके साथ। तो यही अधिकारी प्रमुख सचिव लेवल तक के दिल्ली जाकर के जब उस फ्लैट में रह सकते हैं और एक पूल की गाड़ी में चल सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कलेक्टर का जो एक घर है उसी के भीतर तमाम मल्टी स्टोरी 3 बेडरूम 4 बेडरूम के बन जाए, एक ही दरवाजा हो, एक ही जगह वेटिंग रूम हो, एक ही जगह मीटिंग रूम हो, उसके अलग अलग केबिन बने हुए हों, वहां वो मिले, और बाकी सारी जितनी जमीनें उनके कब्जे में है, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, ये सारी नीलाम होकर के, और जो देश के ऊपर कर्जा है उस कर्जा को चुकाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो जाए? वो चाहे मंत्री हो, वो चाहे अधिकारी हो। मंत्री भी इतने बड़े बंगले में क्यों रहे? क्या जरूरत है? ये जो इतने बड़े बड़े बंगले हैं इन मंत्रियों के, इससे बेहतर ये है कि उनके 5, 7, 8 बंगलों को तोड़ करके वहां पर आजकल तो 24 मंजिला इमारतें बन रही हैं, 25 मंजिला, 100 मंजिला, उसमें उनको 4-4 बेडरूम के फ्लैट दे दिए जाए, नीचे एक बड़ा वेटिंग रूम बना दिया जाए मिलने जुलने वालों का, अंडरग्राउंड पार्किंग दे दी जाए उनको, 2 या 3 गाड़ी के हिसाब से दे दी जाए, उनके हिसाब से उनके पुलिस एस्कॉर्ट के लिए जगह बना दिया जाए एक साइड में, उनके मिलने वालों का हॉल बना दिया जाए, चाय पानी की सुविधा कर दी जाए वहां पर, और बाकी सारी जितनी जमीनें हो, जितने बड़े बड़े बंगले घेरे हैं, ये सारे के सारे नीलाम करके वो सारा पैसा जितना इकट्ठा हो देश में, वो देश के ऊपर जो कर्जा उसे चुकाने के काम ले लिया जाए। क्या ये ठीक नहीं है? क्यों कोई अधिकारी 20 बीघे 30 बीघे 40 बीघे के बंगले में रहेगा? क्यों? ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के अधिकारी थे, लेकिन आज तक हम इसे झेल रहे हैं। मैं राजनारायण का शिष्य हूं। राजनारायण जी ने अंग्रेजों की मूर्ति तोड़ना शुरू किया था और फिर मूर्तियां पूरे देश से तोड़ दी गई। आप अपने अपने शहरों में देख लेना, कोई अंग्रेज की मूर्ति नहीं मिलेगी। और उसके मूर्तियों के तोड़ने के आरोप में उस वक्त की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके तमाम लोग एक एक साल तक जेल में रहे थे। राजनारायण जी ने शुरुआत किया था बीएचयू के गेट के बाहर से, और फिर तमाम लोगों ने तोड़ा, और फिर देश भर में अंग्रेजों की मूर्तियां हटा दी गई। आज भी वो छतरी इंडिया गेट के पास कायम है, जहां पर क्वीन विक्टोरिया की शायद मूर्ति थी, हटा दी गई, और यह तय हुआ कि यहां महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी। आज तक लग नहीं पाई आजादी के बाद। तो ये मूल मुद्दे हैं, लेकिन हम लोगों ने लड़ना झगड़ना सोचना समझना बंद कर दिया है। हम या तो सत्ता से डरते हैं या सत्ता के गुलाम होते हैं। हमने चर्चा करना, बात करना, नया सोचना बंद कर दिया है। हमने अपने हित में सच और गलत सोचना बंद कर दिया है। इसलिए मैंने आज ये चर्चा छेड़ी, दोनों तरह की चर्चाएं, जो मैंने किसान और पूंजीपति, पूंजी और खेती का रेशियो, दोनों के कीमत तय करने का रेशियो, किसके पास कितना हो, क्यों बंटवारा इतना असमान हो कि एक के पास कूड़े में से बीन के खाना नहीं है और दूसरे के पास 127 बीघा मंजिला भवन है। मैं बंबई गया था पिछले दिनों, अब एक दिन एक पोस्ट डाली थी, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा, जानबूझ के डाली थी। मैंने एक प्रतापगढ़ एक ड्राइवर पकड़ा और मैंने कहा जरा मुझे कुछ जगह घुमाओ और तुम ही रहो मेरे साथ दिन भर। तो बात हुई तो मालूम पड़ा प्रतापगढ़ का रहने वाला, यूपी का, मुस्लिम था, मुसलमान। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, तुम तो अपने गांव घर के मिल गए, चलो अब घुमाते चलो, कोई बेईमानी मत करना, वैसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम अपने यहाँ के रहने वाले हो, कोई बेईमानी गलत बात करोगे। वो घुमाता गया, बताता गया कहाँ है क्या है क्या है। तो मैंने कहा यहाँ महात्मा गांधी रहते थे, जहाँ से नमक तोड़ो नमक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और वो सब, वो भी कहीं है क्या आसपास यहाँ? बोले हाँ साहब ले चलता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जब वो वहाँ ले जा रहा था मणि भवन, तो उसने कहा साहब 1 मिनट में जरा बाएं से घुमा लूँ, बस 100 मीटर का फर्क पड़ेगा, उससे भले आप मेरे 10 रुपये काट लेना मेरे बिल में से। मैंने क्यों, क्या दिखाना चाहते हो? बोले साहब देखिए ये जो फ्लैट दिख रहा है कोने पर, ये छोटा सा फ्लैट है, इसमें लता मंगेशकर रहती हैं। कोने पे एक फ्लैट था, ऊपर का फ्लैट। फिर वो मुड़ा आगे, उसने एक विशाल बिल्डिंग दिखाई, बड़ी भव्य, बड़ी ऊंची दीवारें, बड़े ऊंचे गेट, बाहर बहुत सारी सुरक्षा के लोग, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है उस तरह की सुरक्षा के लोग। मैंने कहा ये क्या है? बोले साहब ये अंबानी जी का घर है। अरे ऊंचा,
आप ऊपर देखोगे तो पीछे लुढ़क जाओगे, गिर सकते हो पीछे, अगर बिल्कुल पूरा ऊपर देखने की कोशिश करोगे तो। मैंने कहा चलाओ इसका फ़ोटो भी खींच लेता हूँ। मैंने फ़ोटो खींच लिया गाड़ी में बैठे बैठे। फिर मणि भवन गया, एक साधारण सा घर, उसमें गांधी जी रहते थे, उनके दोस्त का घर था, वहीं रहते थे बॉम्बे जाने पर। वो बहुत साधारण सा और बिल्कुल आसपास एक दूसरे के पास में। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी इसके बारे में और दोनों फोटो डाली थी कि महात्मा गांधी से शुरू करके हम इस 127 मंजिला मकान तक पहुंचे हैं। एक आदमी का मकान जिसमें एक मियाँ बीवी रहते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा है, जिसमें जाने कितने सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होने की सुविधा है, और पता नहीं क्या क्या है, और पता नहीं कितने हजार करोड़ का बना है। मैंने उस दिन डाली थी, पता नहीं कितने लोग देख पाए और कितने लोग मेरी उस बात का मतलब समझ पाए। तो मित्रों, क्या यह अन्याय नहीं है? मेरे दादाजी को भी अगर उनसे खेत नहीं छीने गए होते तो आज मेरे पास काफी खेत होते। मैं एक संपन्न आदमी कहलाता उस खेतों के बूते पर। अगर वो जो 10,000 बीघा का किराए पर लोग खेत ले लेते हैं उतने पर भी दिया होता तो भी कई लाख रुपए मिलते रहते उस खेतों से। लेकिन उस कानून ने हमारे खेत छीन लिए। मैंने कहा स्वागत है उसका, न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय फिर सबके साथ होना चाहिए। आज जो लोग 20, 25, 30 साल पहले जिनके पास साइकिलें भी नहीं थी, आज जो लाखों करोड़ के आदमी हो गए, ये भी अन्याय है। इसलिए पूंजी का भी सीमांकन हो, पूंजी की भी सीमा तय हो, संपत्ति की सीमा तय हो, रुपए की भी सीमा तय हो, और उनका बंटवारा नीचे के गरीब लोगों में होना चाहिए। कारोबार की भी सीमा तय हो कि एक आदमी के पास कितना कारोबार रहेगा, एक आदमी के पास कितनी दुकानें रहेंगी, एक आदमी के पास कितने घर रहेंगे, एक आदमी के पास कितनी गाड़ियां होंगी। इनकी सीमाएं तय होनी चाहिए, तभी इस देश के 135 करोड़ लोगों के साथ न्याय हो सकता है। और यही समाजवाद है, समता और संपन्नता। समाजवाद का मतलब ये नहीं कि सब भूखे नंगे हो जाओ। हमारा कहना है कि सब संपन्न हो जाओ, सब सुखी हो जाओ, सब कम से कम इतने हो जाओ कि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान और उन्मुक्त हंसी हो। 10 से कम न 100 से ज्यादा। और फसल की कीमत और कारखाने की कीमत दोनों को तय करते वक्त दोनों के मुनाफे की बराबरी होनी चाहिए। दोनों ने पूंजी लगाई है, दोनों ने मेहनत की है, दोनों ने रिस्क लिया है, इसलिए दोनों का बराबर होना चाहिए। यह इस देश में सवाल उठाना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को भी समझ में आ रहा हो तो कृपया इसको और आगे बढ़ाइए, चर्चा को बढ़ाइए, चर्चा थोड़ा और बढ़े, शायद कुछ चर्चा कोई रूप ले ले। बस यही आज इतनी सी बात दिमाग में आई थी, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तब दूंगा जब ये वीडियो और ये चर्चा, ये बात आप 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोगों तक पहुंचा देंगे, तभी सार्थक होगा। और कल मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगा, या हो सकता है दिनकर जी की कविता सुनाऊं, उनकी चर्चा करते हुए, उनके बारे में बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सबके स्वस्थ और सुखी रहने की मैं कामना करता हूं। आप सारे लोग अच्छी तरह रहें, सब लोग, कोई भी किसी बीमारी के चपेट में ना आए। वैसे तो इस बीमारी के बारे में मेरी राय कुछ अलग तरह की है, पर कोई इसके चपेट में ना आए, उसके बारे में फिर मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक ही नारा होता है, सुभाष चंद्र बोस वाला, जय हिंद।